हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। 25 क्वेश्चंस का शानदार सेट लेकर आए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में कितना मार्क्स आया बताइए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सवाल है, सभी क्वेश्चंस बीपीएससी का पूछा हुआ है और तो ज़बरदस्त सवाल रहने वाला है। आइए, पहला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, खैराती अस्पताल। चलिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। तो इसका सही उत्तर हो गया खैराती अस्पताल। चलिए, और फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए बहुत उपकार के कार्य भी किए। एक रोजगार दफ्तर भी खोला था। चलिए, बेकारी की समस्या के भी दूर किया था ये। अगला सवाल है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके बीच लड़ा था, यानी किसके विरुद्ध लड़ा था होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्लाम आदिल खान, कुली कुतुब शाह और बाबर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों कुली कुतुब शाह। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तो कुली कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना बुरी तरह पराजित हुई और कृष्णदेवराय जीत गए। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो जो सरंजामी प्रथा संबंधित थी वो है मराठा भू राजस्व से। तो इसका सही उत्तर हो गया मराठा भू और राजस्व। चौथा सवाल है, दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो ऑप्शन है शाही पत्रकार से, पत्राचार से, बी में है विदेश विभाग से, सी में है रक्षा विभाग से और डी में है वित्त विभाग से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों रक्षा विभाग से। दीवान अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित है। इस विभाग की स्थापना बलवन के द्वारा की गई थी। चलिए, अगला सवाल है, 12मासा एक पुस्तक है, तो 12मासा पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी में ईसामी, सी में मलिक मोहम्मद जैसी और डी में है अबुल फजल। तो जो 12मासा पुस्तक है इसके जो रचनाकार हैं ये हैं मलिक मोहम्मद जैसी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया, मलिक मोहम्मद जैसी। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत का भी रचना किया था। तो इसका सही उत्तर हो गया मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन देख लीजिए, नूर निशा बेगम, मुमताज महल बेगम, सी में है हाजी बेगम और डी में है शाह बेगम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाजी बेगम।
हाजी बेगम इसका सही उत्तर है। चलिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसे इंगित करता है, यानी मदद ए मास मुगल प्रशासन में क्या था? तो ऑप्शन ए है चुंगी कर, बी में है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, सी में है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, और डी में है बुवाई कर। तो इसका जो सही उत्तर है मदद ए मास, वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टचित्र किस राज्य का पारंपरिक चित्रकला है? तो जो पट्टचित्र है ये उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। और पट्टचित्रकला है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और बिहार की चित्रकला की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग्स है। चलिए 9 नंबर है सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। सकेवा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सकेवा जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो सकेवा त्यौहार है वो सिक्किम के जनजातियों में फेमस है, तो इसका सही उत्तर हो गया सिक्किम। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैदान से निकलने वाली गंगा के एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, और बाकी जितनी भी नदियां हैं सभी पहाड़ी भाग से निकलती है या हिमालयी भाग से निकलती है। अगला सवाल, यूरिया में उपस्थित होने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यानी यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? देखिए, तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2 NH2CONH2 होता है, यानी कि इसमें हो गया आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं इसमें। तो देखिए 4 एलिमेंट कौन है? ऑप्शन नंबर डी में है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूरिया पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था बोहलर के द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, अदरक तना है जड़ नहीं, तो इसका कारण बताइए। अदरक तना है, देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। और डी है इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है, और बीपीएससी के अनुसार इसका जो सही उत्तर है वो है इसमें नोड और एंटी नोड होते हैं, इसीलिए अदरक एक तना है, जड़ नहीं है। चलिए 13 नंबर सवाल है, महिला सेक्स हार्मोन है, यानी महिला सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी में है टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, टी की जगह लिखा गया सॉरी, टेस्टोस्टेरोन, सी में है इंसुलिन, और डी में है एंड्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर है, महिला सेक्स हार्मोन कहते हैं एस्ट्रोजन को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। जबकि पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। तो अगर पुरुष सेक्स हार्मोन पूछे तो टेस्टोस्टेरोन, और महिला सेक्स हार्मोन पूछे तो एस्ट्रोजन। चलिए 14 नंबर सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? देशेर कथा पुस्तक के राइटर कौन है? तो ऑप्शन ए है सखाराम गणेश देवस्कर, बी में है निवारण चंद्र, सी में है मुरली मोहन प्रसाद, और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है
वो है सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन नंबर ए, सखाराम गणेश देवस्कर देशर कथा पुस्तक के राइटर हैं। चलिए 15वां सवाल है, तो हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वो है जीडीपी से संबंधित है, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। तो हिंदू वृद्धि दर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। भारत की अधिकांश आबादी हिंदुओं की है तथा उनकी मान्यताएं एवं प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसी कारण से अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा भारत की विकास दर को हिंदू वृद्धि दर कहा गया। इसके लिए 1950 से 1980 के बीच के कालखंड को देखा गया, जिसमें आर्थिक विकास दर निम्न रही। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि हिंदू वृद्धि दर कौन से अर्थशास्त्री का देन है, तो इसका होगा प्रोफेसर राज कृष्णा। चलिए 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, किरोसिन तेल, बी में कांच, सी में मिट्टी और डी में सीमेंट। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार इसमें किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि किरोसिन तेल एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कोई हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। लेकिन जलने के वक्त में वायुमंडल से, वातावरण से ऑक्सीजन जाता है, इसलिए जलता है। और कांच में भी पाया जाता है ऑक्सीजन, मिट्टी में भी और सीमेंट में भी। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, किरोसिन तेल। 17वां सवाल है, 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके सामने, उच्च शिक्षा से, आरक्षण से, सी में है एनआरसी से और डी में है 3 तलाक से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आरक्षण से। 124वां संविधान संशोधन आरक्षण से संबंधित है। यह विधेयक 2019 में पारित किया गया था। इस विधेयक का संबंध समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा तथा रोजगार में 10% आरक्षण से है, यानी ईडब्ल्यूएस वाला जो नया कैटेगरी बना है उससे रिलेटेड है। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण हुआ है उससे संबंधित है 124वां संवैधानिक संशोधन। चलिए, इस विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो गुजरात है। 18 नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। वैसा देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है वो लैंड लॉक्ड होते हैं। तो दुनिया में टोटल 44 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। पहले इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। इस ऑप्शन में से हंगरी देश है जो लैंड लॉक्ड है। हंगरी यूरोपियन कंट्री है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर लैंड लॉक्ड कंट्री पूछा जाए तो वो है कजाकिस्तान, और दुनिया का सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री है तो वो है वेटिकन सिटी। चलिए, 2 ऐसे देश हैं जो दोहरे लैंड लॉक्ड हैं। 19वां सवाल है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो आइंस्टीन का जो नोबेल प्राइज है वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए अगर पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया, तब जर्मन वैज्ञानिक हेनरी हर्ट्ज होगा। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया किसने, व्याख्या किसने किया, तब होगा आइंस्टीन। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था।
और इनका जो सबसे बड़ा खोज था वो था E = mc², E बराबर mc²। ये है द्रव्यमान एवं ऊर्जा के तुल्यता, यानी E बराबर mc² ये है, लेकिन यहाँ हमारा जो आंसर हुआ वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। 20 नंबर सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज है, सभी लोग जानते हैं, अभी बिहार में पंचायती राज चुनाव चल भी रहा है। तो पंचायती राज है वो राज सूची से संबंधित विषय है। वर्तमान में संघ सूची में पूछा जाए कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। चलिए याद रखना ये। 21 नंबर सवाल है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो जो त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी पर बनाया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के चंपारण जिले में गंडक नदी पर किया गया है। इस परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पास गंडक नदी पर एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। बैराज से बिहार में त्रिवेणी, तिरहुत एवं दोनों नहरें निकलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए, वो साधारण बहुमत चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो गया ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। चलिए 23 नंबर बहुत ही शानदार सवाल है, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो जो 90 ईस्ट रिज है वो हमारा हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। चलिए 90 ईस्ट रिज कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। 24वां सवाल है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारत का आर्थिक सुधार का जनक किन्हें कहा जाता है? आप ऑप्शन देख लीजिए। तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है आर्थिक सुधार का जनक। वे 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 1991 से 96 तक रहा। 1991 में इन्होंने देश में नए आर्थिक सुधारों को लागू किया तथा उदारीकरण की शुरुआत हुई, यानी एलपीजी किनके काल में लाया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलिए आज का 25वां और आखिरी सवाल, नानावटी आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? तो जो नानावटी आयोग की नियुक्ति किया गया था वो 2001 में किया गया था। चलिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए 2000 ईस्वी में न्यायमूर्ति जीटी नानावटी की अध्यक्षता में नानावटी आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया 2001। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे गोधरा कांड के जांच के लिए कौन सा आयोग बना था, तो 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। इस समिति का गठन 2005 में किया गया था, जिसे 2006 में रिपोर्ट सौंपी। तो आज आपका कितना मार्क्स आया कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।